बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और आज तो वैसे भी वीकेंड है, मौसम बहुत ज़रा असरअंदाज करता है तमाम स्केड्यूल पर। तो देखते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 23 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 26 और 9 बजे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब टुडेज इवेंट्स की तरफ चलेंगे। आज का हमारा सबसे पहले इवेंट है जी क्रिएटिव राइटिंग है, द मैजिक पैन फॉर एजेस 5 to 14 ईयर्स ओल्ड। और वेन्यू है माई लर्निंग कारवन 4DD CCA फर्स्ट फ्लोर फेज 4 DHA। नेक्स्ट वर्कशॉप है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, एम्बेसडर होटल इसका वेन्यू है और टाइमिंग है दोपहर 2 बजे। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली से रिफाइटू की आज की हमारी लीड स्टोरी, सरकारी ड्रग इंस्पेक्टर्स पर अदम एतमाद, दवासाज कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स की इंस्पेक्शन ठेके पर देने का फैसला किया गया है। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वजीर तालीम ने गली में कायम स्कूल ही खत्म कर दिया। लाहौरियों को जहर पिलाने का मंसूबा नाकाम, 2000 लीटर केमिकल मिला दूध जाया कर दिया गया। और लेस्को बिजली चोरी रोकने में नाकाम, 1.5 अरब से जायद का नुकसान। ये थे हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिरिफाइटू के सीनियर रिपोर्टर्स कैसे खोकर और इमरान यूनुस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को और खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। खोकर साहब आपसे शुरू करेंगे। सरकारी ड्रग इंस्पेक्टर्स पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है, दवासाज कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स की इंस्पेक्शन जो है वो अब ठेके पे देने का फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, इस हवाले से गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने बाकायदा तौर पर इसकी जियो टैगिंग जो है सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है कि एक IT सिस्टम से ये जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर है ये IT सिस्टम के जरिए लिंक होंगे और इसमें जियो टैगिंग होगी और प्राइवेट जो कंसल्टेंट है इस पर हायर किए जाए सेक्टर से, और वो कंसल्टेंट जो है वो मेडिकल कंपनियों के और मेडिकल जो दवासाज कंपनियाँ वहाँ के दौरे करेंगे, मेडिकल स्टोरों के दौरे करेंगे, वहाँ पर दवाई चेक करेंगे। फिर ड्रग टेस्टिंग एक लेबॉर्ट्री कैंप की गई है, उसके अंदर वो उन दवाइयों के टेस्ट होगा, क्वालिटी की टेस्ट होगा उनकी, और म्यार टेस्ट होगा कि वो वाकई आया कि अप टू स्टैंडर्ड हैं या नहीं, और ज़ायदुल म्याद दवाइयाँ जो बेची जा रही हैं इसमें उनकी भी रोकथाम का सिलसिला हो सकेगा। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अखबार में एक इश्तिहार भी दे दिया है इस हवाले से, और कंसल्टेंट जो है ना भर्ती किए जा रहे हैं, और अखबार में बाकायदा तौर पर ये इश्तिहार भी आ चुका है कि कंसल्टेंट हायर किए जा रहे हैं। और ये कंसल्टेंट जो है ये प्राइवेट जो मेडिकल जो कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ जो दवासाज फैक्ट्रियाँ जिसको कहते हैं वो, और ड्रग जो मेडिकल स्टोर हैं, उन तमाम की जो जदीद IT सिस्टम के जरिए जियो टैगिंग से जो है ना उनकी मॉनिटरिंग, सुपरविजन और वो लोग करेंगी। सही इमरान भाई, लेकिन फिर इसका मतलब है कि सरकारी ड्रग इंस्पेक्टर्स जितने भी हैं उनको तो फारिग कर देना चाहिए। अगर अदम एतमाद है तो फिर फ़ायदा क्या उनको रखने का? देखिए सिमल, इसमें तो कोई भाम नहीं है कि लाहौर जैसे बड़े शहर में जाली अद्वियात जो हैं वो बनती हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल वो ये है कि हमारा ही चैनल अक्सर जो है वो हफ्ते में एक बार तो लाजमी ऐसी रेड जो है वो की जाती है जिसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत या दीगर जो अहम इदारे हैं वो रेड करते हैं और कोई ना कोई जाली फैक्ट्री या कोई गोदाम ऐसा पकड़ा जाता है जहाँ पर जाली अद्वियात पड़ी होती हैं, ज़ायदुल म्याद अद्वियात हैं, जिनको दोबारा जो है वो रीसाइकिल करके या टैग चेंज करके जो है वो मेडिकल स्टोर्स पर भिजवाया जाता है। दूसरी बात ये रही कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। आप ये बयान कर रहे हैं कि आपका ड्रग इंस्पेक्टर्स पर एतमाद नहीं है, अदम एतमाद है। ये बात तो ठीक है कि ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ऐसे धंधे में, मकरूह धंधे में, और इनके खिलाफ केसेस जो हैं वो भी चल रहे होते हैं, सेक्रेटेरिएट में भी चल रहे हैं, DCO के पास, कमिश्नर के पास, उनके पास भी ऐसे केसेस मौजूद है जिनमें ड्रग इंस्पेक्टर इन्वॉल्व हैं। अच्छा, बजाय आप इस चीज़ को बेहतर करने के या इस सिस्टम को बेहतर बनाने के, आप नया एक और सिस्टम जो है वो लेकर आ रहे हैं कि अब आप जो है वो प्राइवेट फर्मों को ठेके देंगे। भाई यहाँ तो आप इनको फारिग कर दें, यहाँ कोई ऐसी सज़ा इनके लिए तजवीज़ करें
जैसे आपने बाकी इदारों में या बाकी लोगों के लिए कवानीन बना रखे हैं, इन लोगों के लिए भी ऐसे कवानीन बनाएं कि ये मिसाल बन जाए कि इनको ऐसी सज़ा मिले कि कोई और ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो इंसानी जानों के साथ ना खेल सके। ड्रग इंस्पेक्टर जो है यकीनन मेडिकल स्टोर्स के साथ और ये दवासाज जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, फर्म्स होती हैं, इनके साथ मिली भगत के साथ जो है वो जाली अद्वियात सेल करते हैं, उनको लाइसेंस देते हैं कि ये ठीक है। अब जो है वो आप बजाय इन लोगों को बेहतर करने के, इनके खिलाफ केसेस बनाने के या कोई सज़ाएं देने की बजाय आप कह रहे हैं जी ठीक है ये इन पे तो हमें अदम एतमाद है, हम नया एक सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाते हैं कि अब ठेके पर। क्या इसमें श्योरिटी है कि जो फर्म आप प्राइवेट फर्म लेंगे वो इंस्पेक्शन ठीक करेगी? अच्छा, दवासाज कंपनियों ने वाकई पैसे पे जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर माहाना की तनख्वाहों पर जो है वो रखे होते हैं कि भाई आप आए हमें क्लीन चिट दें और आप पैसे लें। जाते भी नहीं है वो बिल्कुल इसी तरह है कि जब छोटे मातहत अमले को जो है वो भेज देते हैं कि महीने में तभी जाते हैं जब अपना हिस्सा लेने जाते हैं। ये मैं बात इस बेस पे कर रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे एविडेंस हैं, ऐसे केसेस हैं जिनमें ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, इसीलिए तो मैं बैठा यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप ड्रग इंस्पेक्टर्स को ठीक करने के बजाय नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता खोकर साहब कि ये किसी तरह भी ये सिस्टम जो है वो बेहतर होगा। देना ही सलूशन है खोकर साहब हर बात जी बिल्कुल, ये इमरान साहब ने जो कहा है बिल्कुल ठीक है, ठेके पर देना सलूशन नहीं है, लेकिन अंदर जो इंटरनल एक सिस्टम बिल्डअप करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब कोई ठेकेदार आता है तो वो अपने मफाद के मुताबिक काम करेगा और उसमें करप्शन भी बढ़ेगी, उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, आप उसको सजा नहीं दे सकेंगे, आप उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकेंगे। अगर आपका अपना मुलाजिम होगा तो आप उसको डर होगा कि मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मुझे इंक्वायरी हो जाएगी, मुझे ऐसा जेल जाना पड़ेगा। अब ये सारी जो कानूनी हिज है इसको सामने रखकर ये सिस्टम बनाना चाहिए और महकमे को अपने अंदर जो है एक कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, अपने अंदर एक ऐसा नेटवर्क कैम करना चाहिए, एक ऐसा निज़ाम कैम करना चाहिए कि जो हर मेडिकल कंपनी की हर दवाई को, हर मेडिकल स्टोर की हर जो वहाँ परचेज होने वाली चीज़ है उसको चेक कर सके, प्राइवेट अस्पतालों को चेक कर सके, प्राइवेट अस्पतालों के जो ये ऑपरेशन थिएटर है, एक्सरे मशीनें हैं, डायलिसिस मशीनें हैं, इन तमाम का जो है ना वो महीने की बुनियाद पर या हफ्ते की बुनियाद पर इंस्पेक्शन को ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि जिससे लोगों को जो है ना सेहत के वाले से जो है ना जदीद सहूलतें मिल सके। बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर तो हर गली मोहल्ले में हर जगह पर मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, आप कितने मेडिकल स्टोर्स को चेक करोगे और चेक एंड बैलेंस फिर किस तरह से रख सकोगे? जी बिल्कुल, इस हवाले से ये एक सिस्टम है कि ये गवर्नमेंट इसके लिए क्या काम करती है कि जो कुछ ड्यूटी जो है ड्रग इंस्पेक्टरों की ड्यूटी जो है वो अलग कर देती है, कंसल्टेंट की ड्यूटी अलग कर देती है, क्योंकि कंसल्टेंट जो होते हैं वो हर मेडिकल स्टोर पर तो नहीं जा सकेंगे, वो तो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, कंपनियों पर जाएंगे, कंपनी जो दवासाज कंपनियाँ वहाँ जा सकेंगे। अब गली महल्ले में जाना तो ये है कि गवर्नमेंट का अपना जो है नुमाइंदा जो है वही जा सकता है, कि गवर्नमेंट का अपना जिला की सतह पर, तहसील की सतह पर और टाउन की सतह पर जो है, बल्कि मैं कहता हूँ कि टाउन से भी निचली सतह पर ड्रग इंस्पेक्टर जो है ना वार्ड की सतह पर भी अगर ये बना दें, ये यूनियन काउंसिल की सतह पर, तो ये जो उसका ड्यूटी हो कि वो तमाम चीज़ें चेक करे, साथ साथ उसको दवाइयों की चेकिंग के लिए दीगर जो हिफाज़ान सेहत के जो तरीके चीज़ें हैं वो भी साथ उसकी ड्यूटी लगा दीजिए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, लाहौर शहर में सिमल 9 टाउन है और ज़िला इंतज़ामिया के पास 9 टाउनों के लिए 9 ड्रग इंस्पेक्टर हैं, मतलब कि एक ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो एक टाउन को देखता है। हफ्ते बाद जो है वो सिटी गवर्नमेंट में एक इजलास होता है जिसमें ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसका इजलास होता है और उसमें उन मेडिकल स्टोर के केसेस जो हैं उनकी सुनवाई होती है जो ज़ायदुल मियाद मेडिसिन रखते हैं, एक्सपायरी मेडिसिन रखते हैं या जिनके पास तजर्बाकार स्टाफ नहीं होता। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि हर हफ्ते जो है वो हम देखते हैं कि 60 से 70 ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे मेडिकल स्टोर्स के चालान आते हैं जिनके पास ज़ायदुल मियाद अद्वियात हैं, जिनके पास तजर्बाकार स्टाफ नहीं है। इसका मकसद ये है, मतलब जिनके पास ऐसी अद्वियात हैं जो कि ज़ायदुल मियाद हैं, जो आप बेच ही नहीं सकते, ममनुआ अद्वियात हैं, और इसके साथ साथ आपके पास वहाँ पर तजर्बाकार स्टाफ ही मौजूद नहीं है जो कि इस चीज़ को देख सके। और ऐसे केसेस जो हैं वो 60 से 70 मेडिकल स्टोर्स के केसेस सामने आते हैं हर हफ्ते। और आप फिर सोच लें कि आप जैसे बात कर रही हैं कि हर गली मोहल्ले में जो मेडिकल स्टोर कायम है, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, वहाँ पर अभी तक ये काम हो रहे हैं और बड़े बड़े नाम सामने आते हैं जब ये केसेस होते हैं। विदाउट एक कानून बना था कि मेडिसिन इस पे तो अमल ही नहीं होता। आप बताएं आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए, आपको किसी भी मेडिकल आप जाके मिल ठीक है, ऑथेंटिक और जो बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं वो लोग नहीं देते हैं प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, लेकिन उसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन या इस तरह की अद्वियात जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलनी चाहिए हर मेडिकल स्टोर पर मिल रही है। बात यही है ना कि लालच है यहाँ पर, आप थोड़े से पैसों के एवज जो है वो इंसानी जानों से खेलना शुरू कर देते हैं। यही चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक कड़ी जो है वो चलती रहती है। जैसे ये दवासाज कंपनियाँ जो है वो जिनकी हम अभी बात कर रहे थे कि जाली मेडिसिन बनाती हैं, अभी रात ही मैं देख रहा था हमारे चैनल ने कहीं पर रेड की थी जहाँ पर
लाखों की मिकदार में मेडिसिन पड़ी हुई थी जो कि फ़ेक मेडिसिन थी और तैयार थी बिल्कुल शहर भर के जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं उन पर जाने के लिए। ये रात 12 बजे की कार्रवाई थी। तो फिर उनके खिलाफ जो है वो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो इबरत का निशान बने, वरना तो सेहत के साथ आप वैसे कौन सी सेहत की फैसिलिटीज दे रहे हैं कि आप मेडिसिन में भी मौत जो है वो मरीजों को दे रहे हैं कि बस खत्म ही हो जाए, बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाए, मतलब सेहत याब होने के बजाय सब कुछ खत्म हो जाए। बस यही, जैसे कि अभी आप बात कर रही थी कि आज हम इस प्रोग्राम में जो अहम खबरें शामिल करेंगे, उनमें कई ऐसी खबरें हैं जिन पे हुकूमत जो है, बात हुकूमत पे आती है, फिर वो अपने गले से अपने सर से उतारने के लिए कभी प्राइवेट जो है एजेंसीज़ को ठेके देने शुरू कर देते हैं और यहाँ सेक्टर जो है उसी को प्राइवेट करना शुरू कर देते हैं, जैसे ये स्कूल सेक्टर की हम अब आगे बात बिल्कुल करेंगे। अगली खबर में ज़रूर उस पर आऊँगी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कल की हमारी लीड स्टोरी थी वज़ीर तालीम के हल्के में खोखर साहब। गली के अंदर बच्चे जो हैं वो ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं और कोई वहाँ पर ना बिजली है, ना बिल्डिंग है, ना कोई पुरसाने हाल है वहाँ पर। अब वज़ीर तालीम ने यह फैसला किया है कि जड़ से ही मसले को उखाड़ो, स्कूल ही बंद करो। जी बिल्कुल, क्योंकि वज़ीर तलीम के अपने बच्चे जो हैं वो तो HSN में पढ़ते हैं। अब वज़ीर तलीम को उस स्कूल से क्या इंटरेस्ट होती है? आपको पता है जब नवाब ऑफ कालाबाग जब गवर्नर पंजाब थे तो उसने ये पाबंदी लगाई थी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं या ब्यूरोक्रेट होते हैं इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े। जिस स्कूल का, जिस इलाके का जो अफसर है उस इलाके का जो सरकारी स्कूल है उसमें उसका बच्चा पढ़े। अगर DCO लाहौर है तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर जो स्कूल बनना है DCO का बच्चा उस स्कूल में पढ़े। जब DCO का बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा तो DCO को पता होगा। जब DCO के बच्चे खुद जो है HSN में पढ़ेंगे, कमिश्नर के बच्चे HSN में पढ़ेंगे, मिनिस्टर के बच्चे HSN में पढ़ेंगे, तो सरकारी स्कूलों का फिर यही हाल होगा जो आपने बनाया। अब देखेंगे उसको क्या इंटरेस्ट है मिनिस्टर को स्कूल से। वहाँ तो जो वो जाते हैं जिनकी 10 रुपए फीस होती है महीना की, वो बच्चे लोग जाते हैं जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने बच्चे भेजते हैं जो मजबूर हैं, मजबूर अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। अब देखें जो सरकारी, अगर हम हमारे सरकारी अफसर और जो मिनिस्टर है ये सरकारी स्कूलों में बच्चे दाखिल कराएं और इनको एहसास हो, फिर ये पेन ले, फिर ये उसके लिए स्कूलों की बेहतरी के लिए काम करें, वहां पर चारदीवारी बनाएं, वहां पर मिसिंग सहूलतें पूरी करें, वहां पर कंप्यूटर IT लैब बनाएं, वहां पर क्लासरूम बनाएं, वहां फर्नीचर फ्राहम करें। ये सारी बातें हुकूमत पंजाब तो करती है, टैबलेट्स देने की बात भी करती है, IT लैब्स की बात करती है, कंप्यूटर सिस्टम लाने की बात करती है, टेक्नोलॉजी, लर्निंग के हवाले से जो है वो बात की जाती है। लेकिन अभी ये आप हालात देख लें, वाइट बोर्ड भी गली की नुक्कड़ में पड़ा हुआ था जहां पर बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। अब वज़ीर आला तालीम का हल्का जो है वो आइडियल होना चाहिए तालीम के हवाले से, खास तौर पर वहाँ ये हालात है, तो बाकी क्या? देखिए हम कई सालों से सिमल आप भी सुन रही होंगी कि पंजाब बढ़ेगा पंजाब, ये वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का प्रोग्राम है। लेकिन आप ये देखें कि जैसे अभी आप बात कर रही थी कि IT लैब्स के लिए फ़ंड जारी होते हैं, खोखर साहब को भी पता होगा, बिल्डिंगों के लिए फ़ंड जारी होते हैं जी, ये हम चीज़ें मुतारिफ करवा रहे हैं। अब आप ये देखें जैसे कि वज़ीर तालीम, अब बाकी तो छोड़े, सिर्फ वज़ीर तालीम के हल्के की बात कर लें। वज़ीर तालीम का मकसद ये है कि उसमें छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, अब मेरी बात सुने, जिन लोगों के बच्चे यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, क्या यकीन वो लोग मजबूर होंगे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने के लिए? अब क्या बेहतर है कि वो अपने इन बच्चों को स्कूल से, अब आप ये देखें ना, जानवर वहां से हमने जैसे वो देखी थी, फुटेज देखी थी, उसमें गधा गाड़ी, वो पीछे से गधा गाड़ी गुजर रही है, ये रास्ता है, ये रास्ते में अब देखें वाकई इनके पास मेरे ख्याल से बिल्डिंग नहीं होगी। यही वजह है कि ये लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, वरना कोई एहतजाज कर रहे हैं तो ये बैठे नहीं। अच्छा, जब ये सिटी 42 ने ये चीज़ हाईलाइट की, बजाय आप इस पे आगे स्टेटमेंट देते कि जी हमने जो, वैसे तो वज़ीर आला पंजाब जो है यहाँ पर एक्शन ले लेते हैं, इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे देते हैं, यहाँ पर बजाय 24 घंटे में कोई बिल्डिंग देने की बजाय आपने वहां से स्कूल ही गायब कर दिया। अब हमने जब इसका फॉलो अप किया, वहां पर बच्चे आ रहे हैं, हासिल करेंगे, ना ही उन्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ना ही सिटी 42 कोई चीज हाईलाइट कर सकेगा जड़ से। देखिए तो ये वो चीज है ना कि आईना दिखाया और बुरा मान गए। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खेसर साहब, एक तरफ तो लैपटॉप तकसीम किए जाते हैं, टैबलेट्स तकसीम किए जाते हैं और टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, दूसरी जानिब ये हालात जो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि स्कूल गली में और उसे ख़त्म कर दिया। जी बिल्कुल, ये बड़े अफसोसनाक बात है और मैं सिटी 42 के वसासत से वज़ीर तलीम से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो फौरी तौर पर इस स्कूल को बहाल करें। ना सिर्फ बहाल करें बल्कि अगर
हुकूमत के पास सरकारी जगह नहीं है तो कोई किराए की बिल्डिंग लेकर स्कूल को फौरी तौर पर दिया जाए, किराए का घर लिया जा सकता है, किराए की कोई कोठी ली जा सकती है। अगर किराए की बिल्डिंग में सरकारी दफ्तर बन सकते हैं, अगर अफसर किराए की बिल्डिंगों में बैठ सकते हैं, अगर महकमों के सेक्रेटरी जाकर किराए की बिल्डिंगों में बैठ सकते हैं, तो स्कूल एक किराए की बिल्डिंग में क्यों नहीं हो सकता? फौरी तौर पर उसी मोहल्ले में, उसी इलाके में या उसी एरिया में आपको कोई ना कोई बड़ा घर जो है ना किराए का मिल जाएगा, तो उस घर के अंदर जो फौरी तौर पर स्कूल मुंतकिल कर दिया जाए। उसके बाद सरकारी जो है ना उतनी देर में जगह तलाश की जाए। लेकिन साहब इंटरेस्ट की बात भी तो है ना, प्रायोरिटीज की भी बात है। अगर हुकूमत की प्रायोरिटी होगी तो ये एकदम कर लिया जाएगा, वरना इग्नोर कर दिया जाएगा। बात सिमर प्रायोरिटी की नहीं है, बात ये है कि बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमारी हुकूमत जो है सिर्फ वो प्रोजेक्ट मुकम्मल करती है, शुरू करती है जो नुमाइशी होते हैं। आपने कलमा चौक अंडरपास जो है जी वो हमने 72 दिनों में बना दिया। मेट्रो बस जो है वो कोई 150-200 दिनों में बना दी। इस किस्म के मंसूबे जो हैं ये सिर्फ नुमाइशी होते हैं। जैसे कि अभी आपने स्टार्ट में लैपटॉप्स की तकसीम की बात की। अच्छा, असल हकायक तो वो हैं जो हमने दिखाए कि राना मशहूद के हल्के में जो स्कूल की सूरत हाल थी वो। चलें आप उसको भी एक तरफ साइड पे रख दें। आप अपने फ्रंट पेज पे देख लें, अली रामी की खबर है, शहर के सरकारी स्कूलों में IT लैब्स के 40 मंसूबे नामुकम्मल। अब IT लैब्स के दावे आपने किए, मंसूबे मुकम्मल नहीं। देखिए, जब IT लैब के दावे किए होंगे, तमाम अखबारात में ख़बरें छपी होंगी, तमाम चैनल्स पे हेडलाइन चली होंगी। अब बात यह है कि उसके लिए फ़ंड जारी हुए हैं, जी हमने ये फ़ंड मुख्तस कर दिए हैं, वो भी एक बड़ी खबर हाईलाइट की होगी, 2-3 कॉलम जो हैं वो छपे होंगे इस पर। अब बात यह है कि इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल क्यों नहीं करते ये लोग। बात वही आ गई ना कि ये करते वही मंसूबे मुकम्मल हैं जिनमें जो नुमाइशी मंसूबे हो, जिनसे इनको वोट जो है वो मिलना हो और जिनसे इनकी वाह हो, और ये इन चीज़ों से ये लोग खुश रहते हैं। खोकर साहब, इससे क्या आपको लगता है कि पॉजिटिव पब्लिसिटी मिलती है हुकूमत को, हुकूमत की वाकई तशहीर होती है इस तरह नामुकम्मल मंसूबे छोड़कर? जी बिल्कुल। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि IT लैब जो हैं ये तो 40 मंसूबे नामुकम्मल हैं। जो मुकम्मल मंसूबे हैं मैं उनकी बात करता हूँ। वहाँ पर IT का लैब का जो सामान है वो चोरी हो गया और वो ख़त्म हो गई IT लैब। मैं आपको जितने भी लाहौर शहर की बात कर लें, आप पूरे पंजाब की बात कर लें, जहाँ हाई स्कूलों में IT लैब बनाई थी शहबाज शरीफ साहब ने, वहाँ पर किसी के वो माउस चोरी हो गया, किसी में कंप्यूटर चोरी हो गया, किसी में वो सारा इक्विपमेंट चोरी करके ले गया। चोरी क्या हो गया? ये भी तो होता है ना कि उठा के घरों को ले उठा के वही चोरी ले गए, सारा कुछ ले गए, पर्सनल इस्तेमाल शुरू कर। वहाँ पर वो गैर फाल हो गई IT लैब। जो मुकम्मल हुई है उनकी बात करें, वो गैर फाल, और जो नामुकम्मल है अभी उनकी तो बहुत बात की है, तो उसके लिए बजट का इशू का ये बहाना कर सकते हैं, कुछ और बहाना कर सकते हैं। लेकिन जो मुकम्मल हुई है वहाँ पर बच्चों को जो है ना वो तालीम भी नहीं मिल रही। और इस हवाले से गवर्नमेंट की प्रायोरिटी, असल में बात यह है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एजुकेशन और हेल्थ गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है। एजुकेशन हेल्थ तो इतने बड़े-बड़े लगाते हैं कि इसके बगैर तो हम अपनी गवर्नमेंट करती है कि एक प्रोजेक्ट शुरू करती है, वो प्रोजेक्ट को दरमियान में मुकम्मल छोड़कर जो है आगे दूसरी तरफ भाग जाती है और उसके पैसे जो है ना मुंतकिल कर दिए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मेट्रो ट्रेन के लिए, मेट्रो बस के लिए, मुख्तलिफ जगह के लिए। अब देखिए मुल्तान शहर है, वहाँ पर मेट्रो बस बनाई जा रही है, जबकि मुल्तान शहर के लोगों का कहना है कि मुल्तान को मेट्रो बस की जरूरत नहीं थी। जितना यूसुफ रज़ा गिलानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया था मुल्तान में, वो अगले 15 साल के लिए काफ़ी था। लेकिन एक सियासी नारा बनाने के लिए जनूबी पंजाब को जी हम ये दे दें, जनूबी पंजाब की महरूमी खत्म करने के लिए मेट्रो बस वहां बिछाई गई है और इस वाले से एक सियासी नारे के तौर पर पैसे खर्च कर दिए गए हैं। अगर वही पैसे वहां मुल्तान की डेवलपमेंट पर, एजुकेशन पर खर्च कर दिए जाते, हेल्थ पर खर्च कर दिए जाते, तो वो कहीं ज्यादा बेहतर होता। इमरान भाई, आप क्या कहेंगे? अगली खबर भी मैं साथ ही जोड़ना चाहूंगी। सरकारी कॉलेजेस के साइंस लेबॉर्ट्रीज के अमले के लिए सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बन सका। अब लेक्चर असिस्टेंट से लैब सुपरिटेंडेंट तक 2432 सीटों को 4 दर्जाती फार्मूला के तहत तकसीम कर दिया गया है। इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, वो डॉक्टर्स में आप देख लें, टीचर्स में देख लें, स्ट्रक्चर साइंस लेबॉर्ट्रीज के स्टाफ के हवाले से देख लें, कहीं पर आपने किसी को भी सर्टन नहीं रहने दिया अबाउट देयर जॉब्स, तो फिर वो किस तरह से डिलीवर करें? देखें, जब भी किसी माशरे ने या किसी कौम ने तरक्की करनी होती है, सबसे पहले जो है उसमें सेहत और तालीम, ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पे अगर आप काबू पा लिया जाए, जिनको बेहतर कर लिया जाए, उसके बाद उस माशरे की, उस कौम की तरक्की जो है वो शुरू हो जाती है। मुझे समझ नहीं लगती कि हमारी इस गवर्नमेंट को क्यों समझ नहीं लगती, या इनके जो इनको बताने वाले हैं, जो इनके वुज़रा हैं, जो मिनिस्टर्स मौजूद हैं, खैर मिनिस्टर्स की तो आप बात छोड़ें, कि इनको जो मशवरे देने वाले हैं वो क्यों नहीं बताते कि भाई यहाँ लूप होल्स हैं महकमा सेहत में, महकमा तालीम में, आप इनको बेहतर करें। बात वही है कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो मुतारिफ तो करवा देते हैं, तख्तियाँ तो लग जाती हैं, तशहीर तो हो जाती है,
उनको यार मुकम्मल क्यों नहीं करते आखिर तक। आप ठीक है, आप बात ये नहीं है कि आपने फीता काट दिया, आपने बजट मुख्तस कर दिया और उसके बाद जी आपने हाथ खड़े कर दिए, बस जी ठीक है आप डिपार्टमेंट देखेगा, लगता है मुद्रा कि देखेगा, आप इनॉग्रेशन कर देंगे तो आपकी तशहीर काफी हो जाएगी, उसके बाद बॉदरेशन और फिर हम जलसों में मीटिंग में बताते रहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने ये शुरू कर दिया, हमने वो शुरू कर दिया। भाई मुकम्मल कितने किए हैं और जो मुकम्मल किए हैं उनकी हालत क्या है? हाँ, मुकम्मल और फंक्शनल कितने हैं ये ज्यादा जरूरी होता है। मजीद खबरें भी डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई करेंगे। दाखिली रास्तों पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और लाहौरियों को जहर पिलाने का मंसूबा नाकाम बनाया गया। 2000 लीटर केमिकल मिला दूध जो है वो कल ज़ाया किया गया। खोखर साहब, इससे पहले 1500 लीटर दूध जो है वो ज़ाया किया गया था। इसी तरह से एंट्री पॉइंट्स पर जो है वो नाके लगाए गए थे। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया हुआ है कि जो ये दूध डब्बों में आता है इसकी भी चेकिंग की जाए, इसकी भी इंस्पेक्शन की जाए, इसका भी मुआयना किया जाए। ये बड़ा अच्छा कदम है और इस हवाले से ये जो फूड की चेकिंग है, दूध की नहीं, मैं कहूँगा तमाम किस्म की फूड आइटम्स जो है उनकी चेकिंग होनी चाहिए। ये जो जूसेस मिलते हैं दुकानों से, डिपार्टमेंटल स्टोर से, ये इस तरह की टीमें मुकर्रर होनी चाहिए कि लाहौर शहर ही नहीं पूरे सूबे में हर डिपार्टमेंटल स्टोर, हर जनरल स्टोर, खास तौर पर ये गली मोहल्लों में जो खुले हुए जनरल स्टोर है, ये तो बाकायदा है कि जहर बेच रहे हैं एक तरह का, इनकी भी चेकिंग होनी चाहिए, इनकी भी मॉनिटरिंग सुपरविजन होनी चाहिए। और ये बड़ा अच्छा कदम है गवर्नमेंट का कि इस तरह की चेकिंग का सिलसिला जो वसी होना चाहिए और लाहौर के तमाम दाखिली खारजी रस्तों पर इस तरह के नाके लगने चाहिए कि जो शहर में चीज़ दाखिल हो, सब्जियां भी चेक होनी चाहिए, फ्रूट भी चेक होना चाहिए, तमाम खाने पीने की जो अशिया हैं उनका चेक होना चाहिए, खास तौर पर उनकी क्वालिटी और ये कोई ज़ायदुल मियाद ना हो, ये ज़रूर चेक होनी चाहिए। और दूसरा, दूध के अंदर जो ये मिलावट डालते हैं मुख्तलिफ तरह की, हम तो चीज़ें वो सुन कर आना कि इस तरह की चीज़ें भी दूध के अंदर मिलाई जा सकती हैं, इस तरह की वो तमाम जो है ना चेकिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही। इमरान भाई, आप क्या कहेंगे? देखिए सिमल, जब ये चीज़ हाईलाइट की जाती है कि जी शहर के दाखिली रास्तों पर नाके लगाकर जो है मुतलका महकमों की जानिब से, कंसर्न डिपार्टमेंट की जानिब से दूध को जो है वो ज़ाया कर दिया गया है या दीगर जो अशिया होती है, तो हम बड़े खुश होते हैं या पब्लिक जो है बड़ी खुश होती है कि चलें जी अब बाकी जो लोग हैं उनको कान हो गए हैं और ऐसा काम जो है वो दोबारा नहीं होगा। लेकिन मैं बात करूं कि 9 साल तो मुझे हो गया है ऐसी कार्रवाइयों को कवर करते हुए, सुनते हुए, लेकिन हालत जो है वो नहीं बदली। मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं, कुछ तो इसमें नो डाउट माफिया जो है वो इन्वॉल्व होता है, जो कि थोड़े से पैसों के लिए जो है वो इंसानी जानों से खेलता है। यूरिया खाद जो है वो दूध में मिलाई जाती है, इसी तरह केमिकल मिलाया जाता है कि दूर दराज इलाकों से दूध लाहौर में लेकर आना है, ये ख़राब ना हो, इसके लिए बर्फ़ भी डाली जाती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मकदार में, उसके साथ साथ केमिकल जो है वो भी यूज़ किया जाता है। अब कल जो दूध आया है इसमें जहरीला केमिकल जो है वो मौजूद था कि ये दूध जो है वो गाढ़ा ही नज़र आए और ख़राब ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये रही कि गवर्नमेंट जो है वो उसने रेट जो लागू किए होते हैं, बिल्कुल इन लोगों के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ठीक है कि दूध जो है वो 60-70 रुपये खालिस मिल ही नहीं सकता, कैसे ये 1 किलो का बेच दें। अच्छा, उसमें ये सारी चीज़ें, चले ये तो बात की बात है। फ़िलहाल हम बात करेंगे मिलावट माफिया की, जो कि एक अरसे से दूध में मिलावट कर रहे हैं और ये तो सिर्फ एक कार्रवाई है। ये दूध जो है वो रात के अंधेरे में भी लाहौर में लाया जाता है, जिसमें केमिकल जो है वो मिला होता है और कई बार इनके खिलाफ रेड्स भी की गई हैं, लेकिन ये जू के तू है क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ जो कवानीन बने हुए हैं वो सख्त नहीं है। क्या सिर्फ इनका जो केमिकल मिला दूध, अब ये देखें ना, ये केमिकल मिला दूध यहाँ आ जाता, आप यूज़ कर लेते, मैं यूज़ कर लेता, हमारे घर में बच्चे यूज़ कर लेते, तो क्या होता? अब आपने खाली दूध जो है वो ज़ाया कर दिया, फाइन कर दिया, क्या खत्म हो गया? इससे पहले भी मैंने बताया पिछले हफ्ते कार्रवाई की गई थी, 1500 लीटर दूध जो है वो उसको ज़ाया किया गया था क्योंकि उसमें केमिकल था। सो क्या कार्रवाई की जा रही है उन मालिकान के खिलाफ जो ये शिकार नहीं होती ना? यही तो वजह, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि 9 साल तो मुझे हो गए इन कार्रवाइयों को कवर करते हुए, ऐसा ही दूध ज़ाया करते हुए, देखते हुए और सुनते हुए। बात यह है कि वही दूध आपने ज़ाया कर दिया या 25,000 रुपया, 20,000 रुपया फ़ाइन कर दिया, तो इससे क्या हुआ भाई? आप जो शहर में दुकानें हैं, जो दूध फरोश हैं, उनको पाबंद करें कि वो ऐसा दूध खरीदे ही ना। जब आप तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, एक मैकेनिज्म बनाएंगे, फिर आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, शुरू में फूड अथॉरिटी ने बड़ा कहा था कि कानून साजी हम कर रहे हैं और सख्त से सख्त कानून बना रहे हैं ताकि अगली दफ़ा कोई जुर्रत ना करे, लेकिन खोखर साहब वही बात जैसे इमरान भाई कह रहे हैं कि इतने अरसे से वो भी इन कार्रवाइयों को कवर कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई वो अगर पकड़ भी लेते हैं तो एक दिन में बेल आउट करा के आप बाहर आ जाते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुल्क में एक चीज़ है, रिट ऑफ लॉ जो है ना वो नहीं है। हमारे लॉ जो है ना वो कवानीन जो है इतने नरम हैं या इतनी उनमें कमजोरियां हैं कि जो चोर होता है वो बच निकलता है। सिफारिशें भी हैं, और इस वजह से अगर आप बाहर के किसी मुल्क में चले जाएं तो वहां पर आपको एक चीज़ नजर आएगी, जो कानून है
कानून, जितना कानून सख्त होगा, जितनी उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन सख्त होगी, जितना इस कानून का निज़ाम मौसर होगा, उतना ही लोग डरेंगे और वो काम नहीं करेंगे। अब देखिए, जब हमारे कानून ही एक बड़ा नरम है, एक कानून इतना लूप होल कमजोरियां कि वो जो पकड़े जाते हैं वो बच जाते हैं, या इस तरह की कमजोरियां हैं कानून के, जब तक वो दूर नहीं होगी, हमारा कानूनी जो सिस्टम है वो सख्त नहीं होगा, उस वक्त तक अमल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मौजूद होता भी है खोखर साहब, लेकिन उसके अलावा जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं होता। पॉइंट तो फिर इन्फोर्समेंट का है ना कि कानून अमल दरामद इसलिए नहीं होता कि हमारा जो सिस्टम है, इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम कमजोर है, हमारा नेटवर्क गवर्नमेंट का जो कमजोर है, हमारी गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो इफेक्टिव नहीं है। तो उसका जो कैपेसिटी बिल्डिंग फिर करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि उनका जो लेवल है वो अप हो, उनकी जो दीगर उनकी जो ट्रेनिंग होती है, उनकी मराहत होती है, पे पैकेज होता है, उनकी भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है, वो तमाम पर अमल करने की जरूरत है ताकि एक नया एक सिस्टम खड़ा हो, एक उनका, तो ताकि उस पर काम हो। अब आप देखिए ना, ये जहर मिला दूध अगर शहरी पीते, कितने शहरी बीमार होते, वही अस्पतालों पर लोड पड़ता, हेल्थ फैसिलिटीज लिमिटेड सी है, गंदा पानी पीने से गुर्दे खराब हो जाते हैं। कल आपके डायरेक्टर हेल्थ कह रहे हैं कि हम 100% जो है वो डायलिसिस की फ्री सहूलतें जो है वो मरीजों को नहीं दे सकते। तो हालात तो इस तरह से हैं। अब नाके लगाए जा रहे हैं, अच्छा इकदाम है, दूध पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन उसके बाद क्या ये अच्छा इकदाम है कि उनकी चीज़ ज़ाया कर दी जाए ताकि आगे आइंदा उनको खुद ब खुद ही ख्याल आ जाए? देखिए ना, सिर्फ इन कार्रवाइयों से तो ये चीज़ बेहतर जो है वो नहीं हो सकती जब तक लोगों को जो ऐसे कारोबार में मुलव्वस हैं, या ये जो माफिया है जो इंसानी जानों के साथ खेलता है, मिलावट माफिया जो है, जब तक इनके खिलाफ कवानीन जो है वो सख्त नहीं किए जाएंगे, या ऑलरेडी जो कवानीन मौजूद है उन पर अमल दरामद नहीं होगा, ये लोग बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। अब देखें, जब गवर्नमेंट ने कुछ भी करवाना होता है, कोई रिट जो है वो इन्फोर्स करनी होती है, वो करवाती है। बात वही है कि तरजीहात जो हैं वो गवर्नमेंट की ये नहीं है। जब उन्हें पता हो कि भाई हमने मिलावट माफिया का वाकई किला कलम जो है वो करना है, फिर तो वो लाजमी करेंगे। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। हर चीज़ का नोटिस तो है आपकी अदलिया ने लेना होता है। रेस्टोरेंट्स और होटल से निकल कर अब बाकी चीज़ों के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस जो है वो देखा जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। देखिए, जिस तरह अभी आप बता रही थी कि अगर ये दूध खालिश होता, ठीक है, तो फिर तो बीमारियां भी कम होती ना, लोग हॉस्पिटल में ना जाते, और वहाँ पर जो ऑलरेडी लिमिटेड सी सहूलियात हैं हेल्थ की, वो जो है हम उसको भी हाईलाइट फिर ना करते। बात यह, अगर आप एक चीज़ को बेहतर करते हैं तो सिर्फ वो चीज़ बेहतर नहीं होती, बल्कि उससे जुड़ी कई चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं, निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाता है। साथ एक और चीज़ कि आपको फॉलो अप रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर एक कार्रवाई कर रहे हैं उसके बाद उसका फॉलो अप जो है वो ज़रूर रखें। बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस, कैसे खोखर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़न, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको नाज़न स्टूडियो में। और इस वक्त हमारे साथ फैशन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम मौजूद है जो बहुत से अवार्ड्स भी जीत चुके हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं अपने काम के तहत, और बहुत सी एप्रिसिएशन समेट चुके हैं। और जब भी उनकी तारीफ होती है, इंटरनेशनल लेवल की मैं बात कर रही हूँ, तो हमेशा पाकिस्तान का नाम भी आता है। तो मैं ये कहूँगी कि वो हमारे लिए प्राउड का बायस भी हैं कि जाकर जब किसी और जगह पर जाकर ये दिखाना कि हमारे मुल्क में भी टैलेंट है और हम किसी से पीछे नहीं हैं, तो ये बड़ी बात होती है। पाकिस्तान में भी बहुत से अवार्ड्स जीते हैं, लक्स स्टाइल अवार्ड में बहुत दफ़ा नॉमिनेशन आ चुकी हैं, हम स्टाइल अवार्ड में अभी नॉमिनेटेड हैं, और मियामी फैशन वीक में भी अवार्ड जीत चुके हैं फैशन डिज़ाइनर ऑफ द ईयर के नाम से। और हमारे साथ मौजूद हैं मुनीब नवाज, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि आजकल तो बहुत क्रेजीली बिजी स्केड्यूल चल रहा होगा। हाँ, हम लोगों का मोस्टली खप चल रही होती है, बट दैट्स द फन जो हमारे बिजनेस का एक है कि हर रोज उठते हैं तो कुछ ना कुछ नया मैडनेस होती है, समथिंग न्यू टू डील विद। मुझे वो आई थिंक बिजनेस का पसंद ही ये है कि आज क्या होना है आपको नहीं पता। हर नए रोज जो है वो एक नई क्रिएटिविटी जो है वो सामने कुछ भी क्रिएटिव कस्टमर्स की तरफ से भी हो सकता है, प्रोडक्शन की तरफ से भी हो सकता है, हमारी तरफ से भी हो सकता है। वो जो एक कीपिंग योरसेल्फ ऑन द टोज वाली सिचुएशन होती है, दैट्स व्हाट आई एंजॉय। मिक्स एंड मैच जो है वो सारा बड़ा मजेदार सीन हो जाता है। सो क्रिएटिविटी के लिए इंस्पिरेशन भी चाहिए होती है। सो आपकी इंस्पिरेशंस? मेरी ओरिजिनल इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम म्यूजिक। सबसे पहली सोर्स जो होती है वो म्यूजिक होती है। उसके बाद कभी कुछ पढ़ लिया अच्छा लिटरेचर, फिर उसके बाद अगर कुछ अच्छा देख लिया लाइक फिल्म्स हो गए या कोई आर्ट पीसेस हो गए, तो उसके अंदर से आती है। बट प्राइमरी मेरी जो होती है, मेरा जो मीडियम है वो एक विजुअल मीडियम है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि नॉन विजुअल मीडियम से मैं इंस्पिरेशन लूँ। सो म्यूजिक हो गई या खाने की कोई चीज़ हो गई या कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई,
वरना ऑब्वियसली नेचर इज ऑलवेज देयर जो कि इंस्पायर हर वक्त करता रहता है, करती रहती है, वो कलर्स के हवाले से भी, वो डिजाइन्स के हवाले से, वो आपको एक छोटे से पत्थर में भी शायद। पत्थर तो मेरे फेवरेट चीज़ें हैं, मतलब मैं दुनिया जहान के पत्थर जमा करता रहता हूँ। हम लोगों का एक चीज़ है कि एवरी ट्रिप मैं कोई ना कोई एक या दो पत्थर उठा लेता हूँ उस ट्रिप की मेमोरेबिलिया, और उसके कोई टेक्सचर्स मुझे याद रह जाते हैं और फिर उसको कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये आपकी इंटरेस्ट से ये लग रहा है कि बहुत आर्टिस्टिक अप्रोच है आपकी, कि म्यूजिक, लिटरेचर या मूवीज देख ली, बट स्टिल यू वेंट फॉर फाइनेंस एंड मार्केटिंग इन द एजुकेशन। आई थिंक वो बड़े ज़रूरी होता है कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। ऐसे अगर आप क्रिएटिव हो और आप क्रिएटिविटी ही पढ़ते रहते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है ना, जो बिजनेस का होता है, वो आप भूल जाते हो, वो आपको आता नहीं है, फिर आपको उनको हायर करना पड़ता है, और वो फिर आपको, अगर आपको अपना काम, अपनी स्किल, अपना टैलेंट नहीं आएगा परफेक्टली एज अ राउंड हाउस एंटरप्रेन्योर, तब तक आप वो कर ही नहीं सकते या करवा ही नहीं सकते। सो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि चलो थोड़ा सा मैं क्रिएटिव हूँ, अब मैं उसको डिसिप्लिन करने के लिए जो मुझे सीखने की जरूरत है मैं वो भी सीखूं। सो बेसिकली साइडलाइन की चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि बिजनेस डेवलप करने के लिए मार्केटिंग, ये तो मार्केटिंग का सबसे पहला जो पी होता है वो प्रोडक्ट होता है। सो वो आपकी क्रिएटिविटी से निकलता है। अगर आप यूनिक नहीं होगे आप बेच ही नहीं सकते अपना प्रोडक्ट। सो वो सारा कुछ आपको बिजनेस और क्रिएटिविटी, बिजनेस में भी क्रिएटिविटी बहुत जरूरी होती है। आई थिंक क्रिएटिविटी में बिजनेस नहीं सिखाते, बट वो गलत चीज़ है। हमारे आर्ट स्कूल्स में बिजनेस सिखाना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट बहुत जरूरी होता है। आपने अगर नौकरी भी करनी है ना, तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कैसे करनी है, और आपका एक्सपेंसेस कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइंडसेट डेवलपमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। इट्स बीन 10 years माशाल्लाह दैट यू आर डूइंग इट। सो 10 years इट्स अ लॉन्ग टाइम। मैं अपने आप को देखूं तो ये काम करते हुए तो मुझे 15, 16, 17 साल तकरीबन हो गए। बहुत छोटे होते से। हाँ, मैं I turned 17 while I was working। हाँ, तो ब्रांड को लिए हुए 10-11 साल हो गए। आई थिंक बहुत सारा मजा आया, बहुत स्टार्टिंग में कुछ नर्वसनेस थी कि एक बड़ी इंडस्ट्री है, ग्लैमर है, एवरीथिंग, सो कहीं ना कहीं जगह बनाना बहुत डर लगता था। अभी भी लगता है, बिकॉज ये बहुत एक्साइटिंग बिजनेस है। ये वो वाली जगह नहीं है जहाँ पे आप रोज जहाँ पे आपने एक दफ़ा कुछ कर दिया तो आप सारी उम्र उसका खा सकते हैं, वो नहीं है। आपको हर साल, हर सीजन, हर महीने, अब तो फास्ट फैशन इतना हो गया है, हर महीने कुछ नया मार्केट में फेंकना है फॉर यू टू रिमेन रेलेवेंट। सो वो जो डर है वही एक्साइटमेंट होती है। वो एक्साइटमेंट को जो आप चैनल करते हो अपनी क्रिएटिविटी में, तो वो एक नई चीज़ निकाल देती है। तो बहुत मजेदार चीज़ है। हाँ, लेकिन क्या चीज़ ज़्यादा मुश्किल थी, मुनीब नवाज ब्रांड बनाना या उसकी लेगेसी को कंटिन्यू रखना? आई थिंक दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा था, बिकॉज ब्रांड बनाना आप कभी इस नीयत से, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जिन्होंने ब्रांड बनाया ना, वो इस नीयत से नहीं आए थे कि मैंने अपने नाम का ब्रांड बनाना है। उन्होंने ये करना था कि नेक्स्ट क्वेश्चन बाय द वे, कि उन्होंने बस ये करना था कि मैंने काम करना है, ये काम मुझे पसंद आया, और वो काम जब लोगों को पसंद आया। ओरिजिनली फनी चीज़ ये है कि ये ब्रांड का नाम मुनीब नवाज था भी नहीं। अच्छा, इट वाज कॉल्ड डिजाइन्स बाय मुनीब नवाज, छोटा सा मुनीब नवाज था वो। फिर लोगों ने मुनीब नवाज को इतनी आइप दे दी, मैंने कहा चलो फिर मुनीब नवाज का नाम बना लेते हैं। हाँ, तो वो होता ये कि द आइडिया बिहाइंड जो डिज़ाइंस होते हैं ना, वो बड़े होते हैं। वो ही मेरा मकसद था कि वो किसी तरीके से लोगों को समझ आ जाए। आज लोगों को समझ आ गया, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। हाँ, एंड आई थिंक ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है कि लोग आपको एज पुश करते हैं कि मुनीब नवाज इज़ अ बिगर नेम देन द डिज़ाइन जो भी आपने पहले रखा था। सो वो एक ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट फीलिंग भी आती है, एप्रिसिएशन भी मिलती है लोगों की तरफ से। और वो फिर अच्छा, घर वालों का रिस्पॉन्स कैसा था? मतलब ट्रिकी था शुरू में, बिकॉज हम लोगों की, अगेन इफ़ यू गो बैक 10-15 साल पहले जब मैंने ये काम शुरू किया था, तो वो ये इतना कॉमन एक बिजनेस फील्ड नहीं थी। अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर इंडस्ट्री हो गई है। पहले इतना नहीं था, बट ये था कि माई मदर वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, एंड उन्होंने कहा था कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी है, जो करना है कर लो। तो कुछ लोग नहीं इतने फेवर में थे, बट उस वक्त टाइमिंग ऐसी थी ज़िंदगी में कि कुछ करना ही था। इट वॉज आइदर दिस और नथिंग। मतलब तो मैंने कहा कि दिस कर लेते हैं, कुछ भी होगा। वो जो भी चीज़ आपको पैशन से ड्राइव करती है ना, वो आप फिर करते रहते हो। पैसे कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, वो आप करते रहते हो, बिकॉज एक विजन होता है, एक पैशन होता है।
काम वो करना चाहिए जो आप बगैर पैसों के भी करने के लिए तैयार हो, जिसके लिए आप उठने के लिए तैयार हो। वो कहते हैं ना कि आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आपको मजा आए, फिर आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कभी काम एग्जैक्टली मैं नहीं काम करता, मैं तो मतलब लोग कहते हैं कि आप काम और घर को कैसे बैलेंस करते हैं या जिंदगी, मैं कहता हूँ सारी चीज़ एक ही होती है मेरे लिए, इट्स ऑल द सेम फॉर मी। मैं घर पे बच्चों को भी संभालता हूँ, मैं बेगम के साथ भी होता हूँ, मैं दफ्तर भी होता हूँ, मैं घर वालों के साथ भी होता हूँ। ये प्लस पॉइंट बन जाता है, फिर यू कैन गिव योर 100%, लाइक आप अपना पूरा उसके अंदर कर सकते हो बिकॉज यू आर एंजॉयिंग योर वर्क, सो वो somehow or the other आपको बहुत सपोर्ट करता है। ये आपने बात बिल्कुल सही की है, गिविंग योर 100% एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। मेरी एक वो बन गई है एक आइडियोलॉजी कह लें कि बी हेयर नाउ, जो है ना कि अभी जहाँ पे हो ना वो इस चीज को आज इस वक्त को मैं 100% दे रहा हूँ। बिल्कुल सही। मैं बच्चों के साथ हूँ तो वो मेरे 100% है, मैं काम पे हूँ तो मैं बच्चों के बारे में सोचता हूँ, इवन तो मेरे ख्याल में बहुत आते हैं, बट चक्कर ये है कि फिर मैं काम पे फोकस कर रहा होता हूँ। तो वो सो बी हियर नाउ जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, और वो फिर आई थिंक आपका फोकस जो है वो भी उस टाइम पर और उस जगह पर रख रहा होता है। अच्छा, जब आपने ये स्टार्ट किया था, डिड यू थिंक दैट यू वुड विन सो मेनी अवार्ड्स या इतना बड़ा नाम बन जाएगा और एवरीबॉडी वुड नो मुनीब नवाज कौन है? नेवर और इस वजह से मैंने शुरू भी नहीं किया था। अगेन वो ये मिलना ये ऊपर से आती है, जो इज्जत आई है अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये आ गई है, वरना शायद मैं बोर हो चुका होता। बट ये कि द फैक्ट कि इसके अंदर इतने चैलेंजेस हैं वो ही इतनी एक्साइटमेंट रहती है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये होगा, बट येस यू ड्रीम अबाउट थिंग्स के अच्छा अभी भी मेरी ड्रीम है कि जी 313 आउटलेट्स होनी है, ये होना है, 5 कॉन्टिनेंट्स में काम करना है, इस तरह की चीज़ें करनी है। बट येस वो एक तरह से विजन एक था कि वो होगा, हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आई एम नॉट देयर येट। वो क्योंकि आप जब किस पॉइंट पे पहुंचते हो तो आपको आगे का सोचना पड़ता ही है, तभी यू कैन एक्सेल इन योर वर्क, तभी वो आप आगे जा सकते हो। सो ओरिजिनल एक गोल था, उसकी तरफ मैं गामजन हूँ, मतलब बाकी दरमियान में जो सब कुछ आ रहा है वो उसका आई एम ग्रेटफुल फॉर इट, बट ये नहीं है कि मैंने उसके पीछे आज को छोड़ देना है। So, आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो हर कदम हर स्टेप बनता है। वो कॉन्सेप्ट जो है वो आप उसको करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आपने आउटफिट तैयार किया था, इफ यू रिमेम्बर, नॉट प्रोफेशनली, लाइक बैक देन 15-16 साल पहले से, सो वो कैसा था, किसका बनाया था? एक्चुअली सबसे पहले मैंने 2 शर्टें बनाई थी अपने लिए। अच्छा, एक्सक्यूज मी, मुझे ना कुछ टाइप की शर्टें पहनने का शौक था उस वक्त, जो कि मुझे मिल नहीं रही थी। सो मैंने कराची में था, आई वेंट टू मार्केट एंड मैंने वो 2 कपड़े उठा लिए और वो मैंने ना एक सादे टेलर से वहीं के आसपास से बनवाना शुरू कर दिया। वो मास्टर साहब को मैं बता रहा था, मास्टर साहब मुझे ये ऐसे कॉलर का कट चाहिए। वो कह रहे बेटा ये ऐसे नहीं होता। मैं कहता हूँ नहीं मास्टर साहब कोशिश करें, शायद ये ऐसा बन जाए। तो मैं एक वो फिट का भी एक एलिमेंट था, उस वक्त शर्ट्स फिटेड नहीं होती थी, मुझे था कि मैं अब पतला हो गया हूँ तो मैं थोड़ी सी फिटेड शर्ट पहन लूँ। तो वो मैंने खैर एक शर्ट पहनी, मैं कॉलेज पहन के चला गया, इवन तो कॉलेज में नीली शर्ट्स नहीं अलाउड थी, मैंने ऐसी शो मारने के लिए पहन के चला। तो दोस्तों ने कहा यार ये शर्ट बड़ी अच्छी है, तुमने कहाँ से लिया? मैंने कहा यार ये मैंने खुद बनाई है। तो उन्होंने कहा मुझे भी बना दो, एक और दोस्त ने कहा मुझे भी बना दो। मैंने 50 रुपए कमाए थे पहली चंद शर्टों से। अच्छा, और वो आपने बना के दिया? और वो फिर मैंने उनको बना के दिया, जैसे कहते हैं ना वायरल उस वक्त हुआ, फिर वो उस वक्त ह्यूमन वायरल हो गया था कि ये वाली शर्ट लेनी। फिर एक एग्जीबिशन की थी, फिर उसमें भी पैसे नहीं थे, तो एक दोस्त था कपड़े वाला, उसको मैंने कहा कि यार आके बैठ जा। तो मेरी एग्जीबिशन पे एक पठान बैठा हुआ था कपड़े वाला, वो बड़ा अच्छा आदमी है, आज भी मेरा दोस्त है। वो आके बैठ गया, उसने कहा नहीं मैं बैठ जाता हूँ। तो वो कपड़ा लेके आता था, जो आता था कस्टमर, उसको मैं सैंपल्स मैंने कुछ बना लिए थे, उसको कपड़ा सेलेक्ट करवाता था, उसी कपड़े के उसको पैसे देता था, वो कटवा के फिर सिलवा के उनको देता था। इस तरह से आपने स्टार्ट किया। और फिर प्रोफेशनली फर्स्ट टाइम व्हेन यू एंटर्ड, मतलब इन एग्जीबिशंस के बाद जब बिजनेस अपना शुरू कर लिया था, तो स्टूडियो बनाया था एक अच्छा प्रॉपर क्या क्रिएटिव सा एक आर्टिस्टिक सा एक स्टूडियो था जो उस वक्त किया था। फिर बहुत मज़ेदार काम शुरू हो गया था। दैट्स व्हेन मैंने सीख भी लिया था, बिकॉज मुझे शौक था इस काम का। तो फिर मैं पढ़ना शुरू हो गया था, बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी। स्केचिंग बहुत लेट मैंने सीखी थी, वो मुझे नोमी अंसारी एक डिज़ाइनर है, उन्होंने सिखाना शुरू की थी। बट ये था कि मुझे फैब्रिक से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका हुआ था उस वक्त तक। सो मैं फैब्रिक को देखता था, हाँ ये फैब्रिक अच्छा है। अच्छा, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है डिफरेंशिएट करना कि ये किस तरह का फैब्रिक है, इसका क्या नाम है, इसको किस तरह से करना है। वो जब आपका लगन होती है ना किसी चीज़ में, तो आप सीख लेते हो। वो आपका फिर
इट कम्स नेचुरली, लाइक मैंने जाके 2 साल पहले गारमेंट टेक्नोलॉजी सीखी है। गारमेंट टेक्नोलॉजी में बहुत सारी डिटेल्स पे आपको बताते हैं कि धागा कहाँ से आता है, उसकी धागा निकालने के प्रोसेस से धागे के इवेंचुअल फील में कितना फ़र्क आ जाता है। लाइक अब हम लोगों ने डेनिम्स लॉन्च कर रहे हैं, तो अब हम लोग डेनिम्स जो हमने बनाई है उनकी हैंड फील बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़ेदार है, लाइक द काइंड ऑफ फील जो आपको मार्केट में नहीं मिलती। सो वो भी आप खुद कर रहे हो? वो भी मैं खुद कर रहा हूँ। सो वो फैब्रिकेशन जो है वो मैं ऐसी सोर्सेज से करवा रहा हूँ जहाँ से मुझे पता है कि सोर्सेज सही है, वहाँ से आपका कंटेंट अच्छा आता है। फिर उनकी वॉशिंग में बहुत फ़र्क होता है। लोगों को ये नहीं पता कि वॉश से एक कपड़ा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। सो वो चीज़ें आपको गारमेंट टेक्नोलॉजी ने सिखाई। फिर यार्न्स के बारे में मैंने सीखा, वो सारी चीज़ें अब मुझे नॉर्मली आपकी बातों से लग रही, नॉर्मली जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनका मेनली फोकस ये होता है कि आप कट्स दे दें, आप कुछ फैब्रिक्स जिस तरह का भी आप उसको सेटल डाउन कर दें, कुछ लगा दें, ये कर दें, वो कर दें। बट आप टेक्सटाइलिंग में भी जा रहे हो, मतलब आप कपड़े की उस फील, जैसे डेनिम आपने बनाया तो जीन्स में वो कौन सा धागा जो है वो धोने के बाद ख़राब नहीं होगा या धोने के बाद और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी फैब्रिक्स होते हैं, तो उसकी तरफ भी आपकी तवज्जो है। इस पर बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद बात करेंगे नाज़रीन। और फिर एक सरप्राइज़ भी है, लंदन फैशन वीक होने जा रहा है, वहाँ पर किस तरह से प्रेजेंटेशन होगी, क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, इस पर बात करेंगे, क्योंकि मुनीब नवाज़ उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मुनीब नवाज़ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं। मुनीब, आपने जैसे बताया कि एक स्टेब्लिश किया, चीज़ें मुश्किल थी, लेकिन फिर आपने मतलब फुल अपना 100% दिया और चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो गई। फिर किस तरह से आउटलेट्स बने और लोगों को पता लगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसे? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुरू से मेरी आज भी वही है, अच्छा काम करो, लोग बोलेंगे। बिकॉज सी वी आर नॉट वेरी ऑन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे हम नहीं है, अभी हम हो ही नहीं सकते, बिकॉज हम लोगों का बड़ा नॉवल्टी सा काम है। सो जब कोई बंदा किसी चीज़ पे ज़्यादा पैसे खर्च करता है ना, वो उसके बारे में बात भी करना चाहता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट उतनी हाई होती है। सो हमारा बड़ा हाई इन्वॉल्वमेंट सा ब्रांड है, जो कस्टमर आते हैं वो बड़ा इन्वॉल्व होकर चीज़ लेते हैं कि यार ये ऐसे हो सकता है, नॉट जस्ट मनी बट टाइम, वी मेक इट अ थिंग कि दे गेट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। दैट्स व्हाट मेक्स आवर ब्रांड वेरी नॉवल। और उसके अंदर एक वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि जी इसमें अपनाइयत है। सो वो मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा मेरा ब्रांड मेरे लोगों ने ओन किया हुआ है, मेरे द पीपल जो मेरे साथ काम करते हैं एंड बाय इट। सो प्रोडक्शन इट गोस लाइक आई एम वेयरिंग मुनीब नवाज एंड देखो उसने कितना अच्छा किया है, एंड ही केप्ट ऑन आस्किंग मी क्या चाहिए। सो वो ओनरशिप आ जाती है। सो ऑल द पीपल, मतलब वी हैव गॉट अबाउट 100 पीपल वर्किंग विद अस एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट अ बिग क्लाइंट बेस। तो वो सारे जो है ना मेरे ख्याल से उतना ही मुनीब नवाज हैं जितना मैं हूँ। सो वो सिर्फ मेरा नाम है बट उसकी ओनरशिप इन सारों में डिवाइड हुई है। सो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमेशा से यही रही है, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा वर्ड ऑफ माउथ, बिकॉज ये उस तरह का प्रोडक्ट है जिसके बारे में जब तक लोग बात नहीं करेंगे तब तक कोई टीवी पे ऐड देख के शायद कम ही लेगा। टीवी पे ऐड देखने के बाद भी ज़रूरी है कि प्रोडक्ट अच्छा हो। हम लोग के यहाँ अभी तक मेरे ख्याल से हो ये रहा है, अभी हम लोग पहले लेवल ऑफ रिटेलिंग पे हैं जहाँ पे लोग इन्फ्लुएंस बाइंग ज़्यादा कर रहे हैं। उसके बाद होता ही है कि जब आधे ब्रांड्स ना अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अपनी
वैल्यू जो डिलीवरी सिस्टम है ना वो परफेक्ट नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। कि अगर वो प्रॉमिस कर रहे हैं, जैसे आप बर्गर की तस्वीर कभी देखते हैं अखबार में कि ये हम बर्गर दे रहे हैं और आप जाके खरीदते हैं तो वो बेचारा एक माड़ी सी चीज़ अंदर पड़ी हुई होती है। तो वो आई थिंक अभी भी ये हो रहा है, बट जब ये होना खत्म हो जाएगा और जो ब्रांड्स ये नहीं करे वही सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मेंस वेयर, व्हाई ओनली मेंस वेयर? दैट्स व्हाट आई लाइक टू डू। सबसे पहला मेरा जो वो है ना शौक जिसकी वजह से मैंने ये काम शुरू किया था वो मेंस वेयर था। जॉर्जो अरमानी साहब का एक शो मैंने देखा था, मुझे वो बड़ा पसंद आया था। इवन उसमें विमेंस वेयर था, बट मुझे लग रहा था ये टाइप का मेंस वेयर अभी तक मैंने नहीं देखा किसी और को करते हुए। सो मुझे ये था कि वो एक ओरिजिनलिटी का कॉन्सेप्ट मुझे पसंद आया था मेंस वेयर में। और वो बिकॉज मेंस वेयर के अंदर लिमिटेशंस इतनी सारी होती हैं कि आप काला, नीला, ब्राउन, ग्रे, बस सफेद आपने एक सूट बनवा लिया और वही पहन लिया। बेचारे हमारे जो मर्द है ना वो यही करते थे कि मतलब एक सिंपल सा सूट पहन लिया, बट आपने उसमें वैरायटी लाया, छोटी छोटी डिटेलिंग्स पे काम किया, फैब्रिकेशन पे काम किया, टेक्सटाइल्स पे काम किया, उसकी सरफेसिंग पे काम किया, उसकी फिनिशिंग्स पे काम किया। सो वो वाली सारी चीजें जो लोग, और कलर्स फिर मैंने इंट्रोड्यूस किया। मतलब आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माय अर्लीस्ट क्लाइंट्स वाज एक वो बड़ी सीनियर ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सीनियर आदमी थे जिनके पास सिर्फ सफ़ेद और नीली शर्टें होती थी। अच्छा। तो वो आए, उन्होंने कहा कि मैंने सुना है तुम बड़े अच्छे कपड़े बनाते हो। मेरे जानने वाले कहीं दूर से निकल आए, किसी दोस्त के कज़न के कोई बड़े भाई थे, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे शर्ट्स बना के दो। अब मैंने उनको बना के दी, एक लाइट पिंक शर्ट, एक लाइम ग्रीन शर्ट, एक लाइट येलो शर्ट। मैं नहीं पहनूंगा, मुझे दफ्तर वाले क्या करेंगे। मैंने कहा सर आप ये पहन के जाएं, ट्रस्ट मी, मैं पैसे आपसे बाद में लूंगा। आप जब ये पहनेंगे ना उसके अगले दिन अगर आपका दिल चाहा पैसे देने का आप भेज दीजिएगा, वरना। तो उन्होंने शर्ट अगले दिन ही पहन के चले गए दफ्तर, और उन्होंने फिर अपनी तस्वीर भेजी। उन्होंने कहा कि यार सारे कह रहे हैं मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, ये वो, एंड आई फील एनर्जेटिक। सो द कांसेप्ट ऑफ कलर्स, फॉर एग्जांपल कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि चुनरी का कपड़ा जो है वो एक मर्द पहन सकता है, और आपने उसकी वेस्ट कोट बनाई और वो अब मतलब वो एक ट्रेंड बन गया है एंड पीपल लव इट। कि मतलब जरूरी नहीं है कि वो कुछ चीजें स्पेसिफिक सिर्फ खवातीन के लिए ही हैं, आप उनमें वैरायटी लाएं, कट्स लाएं, चीज डिफरेंट करें, वो आप पहन सकते हो। द पॉइंट इज कि मेंस वेयर को इवॉल्व करना, एक इंडस्ट्री बनाना था मुझे। मैंने ये 10-12 साल पहले भी सोचा था कि मैं मेंस वेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि मेंस वेयर की इंडस्ट्री ही नहीं है। 4 डिज़ाइनर हैं, 3 डिज़ाइनर हैं, 2 बहुत महंगे हैं और 4 बहुत सस्ते हैं। जो एक बंदा, जो मेरी एक एज का लड़का जो कॉलेज से निकल रहा था, उसको कुछ फ़र्क पहनना था, समथिंग डिफरेंट नहीं होता कि कुछ हटके जो फिल्मी कहते हैं, हमें कुछ फिल्मी करना, कुछ तो फ़र्क नजर कुछ तो फ़र्क लगूं कि वो मैं अपने बॉस से या अपने जूनियर से फ़र्क लगूं, और मैं कुछ अपनाइयत भी हो मेरी उसमें। तो मैंने उसको सेगमेंट को केटर किया था जो कि अपने पैसे कमाता था, उसको बहुत महंगे अब्बू के पैसों से चीज़ें नहीं लेनी थी, ना उसको बिल्कुल लो क्वालिटी लेनी थी। वही आज भी मेरा टारगेट ऑडियंस है, जिसको वैल्यू फॉर मनी भी चाहिए, उसको अच्छा डिज़ाइन भी चाहिए, उसको अच्छी फिनिशिंग भी चाहिए, उसको अच्छी क्वालिटी भी चाहिए, और उसको अपनाइयत भी चाहिए। एंड आई एम श्योर बहुत से लोग आपसे ये डिमांड करते होंगे, लेकिन मैं भी आपसे ये डिमांड करूंगी कि आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट द वुमेन्स वेयर एज वेल, कि उस साइड पर भी आना चाहिए, बिकॉज़ वी वांट दैट ओनरशिप एज वेल, वी वांट दैट डिफरेंट थिंग। पता है होता क्या है, इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग दैट, औरतों की ओनरशिप में ना फिर बंदा जो डिजाइनर होता है वो अपनी अपनाइयत खो बैठता है। इसमें ये कर दे, इसमें I 100% agree with you. So I have done 1-2 पीसेस, 2-4 पीसेस मैंने अपने दोस्तों के लिए बनाए हैं, बट मैंने उनको ये कहा था कि फिर मेरे साथ बैठ के डिस्कस करके जाओ। So वो भी मैं अगर मैं करूँगा वुमेन्स वेयर तो मैं एक नई मार्केट लेके आऊँगा, मैं वो वाली नहीं लेके आऊँगा जो एग्जिस्टिंग मार्केट हैं, बिकॉज मैं शायद एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं हूँ, या शायद मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन। मुश्किल होता है खवातीन के लिए ट्रस्ट करना डिजाइनर पे, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत मुश्किल होता है कि बस अब आप बना दें और फिर घर जाके भी हम 10,000 दफा सोच रहे होते हैं कि ये तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर आ रही है, हाँ ये करा देते हैं, ये भी भेज दो, वो भी भेज दो, तो वो खप बहुत ज्यादा हो जाती है। आई एग्री, बट आई थिंक यू शुड डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि कुछ ट्रस्ट लेवल जो है वो हम कर सकते हैं। आई विल गिव यू दैट ट्रस्ट लेवल। अच्छा, इंटरनेशनली कब सोचा कि अब मुझे आई नीड टू गो बियॉन्ड पाकिस्तान नाउ? अल्लाह का बहुत शुक्र हुआ, जब मैंने काम शुरू किया ना तो विद इन स्पैन ऑफ लाइक 3-4 इयर्स मैंने इतना काम किया यहाँ पे, इतना काम किया यहाँ पे कि मतलब आई हैड क्रॉस्ड 50 म्यूजिक वीडियोस। मैंने सबके साथ काम कर लिया, फ्यूजन, आतिफ, अली जफ़र, सजाद अली, अली हैदर, सबके अल्हम्दुलिल्लाह करने का मौका मिला। मतलब फ्रॉम द पीपल हु आर नाउ इन फिल्म्स, मैंने ईपी के साथ तब काम किया, फवाद के साथ काम किया, अहमद भट्ट के साथ, सबके साथ मैंने काम कर लिया। फिर मुझे ये था कि माई पर्सनल वो इस के मैं ना एक जगह पे बैठा रह नहीं सकता, तो मुझे धक्का मारना होता है। सो मैंने कहा कि अब अगला क्या है,
तो फिर मेरी एक एग्जीबिशन हुई सिंगापुर में। वो किसी ने मेरा काम देखा हुआ था, उन्होंने कहा कि जी इस लड़के का काम हुआ। उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वीज़ा लगवाऊँ और टिकट लूँ और मैं जाऊँ, तो मैंने कपड़े भेज दिए। फिर मुझे कहीं से कॉल आई, जी श्रीलंका से बोल रहा हूँ, मुझे आपकी एग्जीबिशन करानी है। मैंने कहा जी अब मैं पैसे लूँगा। मैंने श्रीलंका में एग्जीबिशन की, सिंगापुर में एग्जीबिशन की, एक हांगकांग में एग्जीबिशन की। मतलब ये बिल्कुल शुरू के दिन थे जिस पे मुझे पता भी नहीं था कि ये हो सकता है। खुद ही लोग कॉल कर रहे थे। फिर एक मेरी एग्जीबिशन हुई कनाडा में। फिर मुझे बस मैंने कहा कि अब मुझे कुछ करना है, लेट्स ट्राई एंड सी कि अब क्या है अगला। तो मैंने फैशन वीक्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। उस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल से पहला फैशन वीक होने वाला था, तो उस वक्त भी यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट ऑफ फैशन वीक शुरू हो रहा था। तो मैंने कहा कि पहले ही मैं बाहर से सीख के आ जाता हूँ फैशन वीक्स होते कैसे। तो मैंने फैशन वीक के लिए एक दो जगह पे अप्लाई किया, एक दो जगह से पूछा, तो उन्होंने कहा जी दिस इज़ राउंड 1 होता है, लाइक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 टाइप सिचुएशंस होती हैं। तो टीयर्स होते हैं फैशन वीक्स के। तो मैंने इस पे अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम आपको स्क्रीन करेंगे। वो 12 महीने का स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। अच्छा। कि वो आपका काम देखते हैं, आप उनको काम भेजते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा आप कैलिबर के हैं भी कि नहीं। तो उन्होंने काम देखा, उन्होंने अप्रूव किया। फिर 6 महीने उन्होंने कहा कि अब हम आपको ट्रेन करेंगे फैशन वीक के लिए। सो वो फिर उसके बाद मैंने मायामी का, मैंने कहा कि अमेरिका वाज, देखिए जो मर्जी आप कह लें, अमेरिका इज अमेरिका, ठीक है ना। तो अमेरिका में अपनी प्रेजेंस दिलाना वाज अ वेरी वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट स्टेप एट दैट पॉइंट। दुनिया की नजरें होती हैं और वो ह्यूज फैशन इंडस्ट्री, 30 ममालिक थे, 30 ममालिक थे, 70 डिजाइनर्स थे उधर। अवार्ड भी मिल गया। तो कैसे अवार्ड मिल गया? दैट वाज मतलब एक्सपेक्ट किया था? क्या रिस्पांस क्या था? मुझे बिल्कुल नहीं एक्सपेक्टेड था। मतलब मैं तो जब अवार्ड्स हो रहे थे मैंने कहा मुझे पाकिस्तान में नहीं आता मिला, मुझे यहाँ का मिला है। मैं बाहर खड़ा हुआ था आराम से दोस्तों के साथ, तो एक बंदा भागता हुआ, मुनीब यू जस्ट वन एन अवार्ड। आई वाज लाइक हैं खुदा दी कसम। तो फिर मैं भागता हुआ गया। एंड आई थिंक ये आपका एक वो लेवल बन जाता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते और फिर जब वो मिलता है तो फिर आपको ट्रूली बिलीव होता है कि ये मेरे काम की वजह से मिला। सो आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट, जिसकी वजह से एप्रिसिएशन इंटरनेशनली मिल रही है। नाज़िन मजीद बातें भी करेंगे और ऑब्वियसली लंदन फैशन वीक की भी बात करनी है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़िन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, बड़ी वर्सेटाइल चीज़ें मुझे नज़र आई हैं, जैसे आपको हर वक्त कुछ ना कुछ करने का शौक है। फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग के साथ साथ आपने टेक्सटाइलिंग भी सीख ली, फैब्रिक्स की भी नो हाउ, देन फैशन डिज़ाइनिंग सीखी और फिर फैशन वीक्स के हवाले से पढ़ा, एक्टिंग भी की, टीवी भी किया, उस साइड पर भी गए। वो क्यों छोड़ा था वैसे पहले बाय द वे? टीवी का आई थिंक टीवी मैंने बस ऐसे ही शुरू कर लिया था। मैं दोस्तों के लिए लिखता था कॉन्सेप्ट्स, तो उन्होंने कहा कि यार तुम होस्ट भी कर लो ना एक ऐसे ही। तो वो इट वाज नॉट माय प्राइमरी थिंग कि वो भी ये था कि उस वक्त कर लिया, बचपन था, जवानी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वो था कर ली। मैंने कहा बट वो ये था कि वो बहुत ज़्यादा मशहूरी का काम है, उसके अंदर आपको हर वक्त सेल्फियाँ खींचना। मेरी ज़िंदगी में मैंने 7 सेल्फियाँ खींची हुई हैं। अच्छा। ज़िंदगी में, और वो भी सारे कुछ लोग, कोई ऐसे बड़े लोगों से मिला था, तो मैंने कहा ज़रूरी है इनके साथ बनता है। सो वो चक्कर ये कि आई एम नॉट दैट सेल्फ प्रमोशन टाइप का आदमी। टीवी कर लिया, टीवी में बहुत अच्छा काम किया, बड़ा मज़ा आया। उस वक्त ऐसे शोज़ किए जो लोग नहीं कर रहे थे, और जो आप कह रही हैं डिफरेंट चीज़ें की, जो सारी फैशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल से वो एक ही है। मीडिया रिलेटेड जो चीज़ें की थी, विच इज़ मतलब होस्टिंग की थी, टीवी के शोज़, कॉन्सेप्ट्स वगैरह लिखे थे, वो भी उस वक्त बड़ा ज़रूरी था, बिकॉज वो मार्केटिंग भी कर रहा था, मेरे बूथे की भी कर रहा था, मेरे ब्रांड की भी कर रहा था, मेरे काम की भी कर रहा था। सो वो एक चीज़ तरह कनेक्ट हो गई। छोड़ इसलिए दिया था बिकॉज सी देयर वाज अ टाइम इन पाकिस्तानी मीडिया जब आप ना काम खुल के कर सकते थे और सही पैसे भी मिलते थे, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। फिर उसके बाद ये लगना शुरू हो गया कि अब काम के ऊपर ना बहुत सारे बिजनेस के लोग आ गए हैं कि जी नहीं ये इस डब्बे के अंदर फिट नहीं हो रहा है, इसको ऐसे नहीं कर सकते, तो आप पैसे ज़्यादा ले लें, आप मेरे डब्बे का काम करते हैं। तो मैंने कहा यार मेरे पैसे तो यहाँ से अल्लाह ने जोड़ दिए हुए, अब मैं टीवी करूँगा तो मैं वो करूँगा जो मुझे पसंद है। सो मेरा शो बहुत ऑब्नॉक्शियस, अजीब सा, हार्डकोर सा था, तो वो उसको उसी टाइम पे तक ही करना अच्छी बात थी। आई वांट टू लीव जब वो टॉप पे था, सो आई लेफ्ट देन। उसके बाद टीवी की मुझे 2-4 चीज़ों की ऑफ़र हुई थी, बट वो मुझे मैगज़ीन शो और आए और सुनाइए नाज़रीन वो वाले शोज़ मुझे सूट नहीं कर रहे थे। मैं बूढ़ा हो गया था, मैंने कहा यार ये मेरे टाइप की चीज़ नहीं, मतलब इन द सेंस कि मुझे लग रहा था मैं इस फील्ड में ना 15 साल से 16 साल से काम कर रहा हूँ। सो मुझे लग रहा था कि मैंने ये वाला काम कर लिया और ये काम के लिए नए लड़के लड़कियां होने चाहिए। मैं ज़बरदस्ती उधर ही बैठा रहूँ
तो मैं उनको भी रोक रहा हूँ। इंडस्ट्री में भी एज डिजाइनर बहुत से नए लोग आ रहे हैं, आना चाहते हैं, बट दे थिंक स्पेस नहीं है, सीनियर स्पेस नहीं देते या सीनियर सिखाते नहीं है। सो आपके टाइम पे कैसा था व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग इट, और अब ये कैसा है व्हेन यू आर अ सीनियर? मेरे ख्याल से देखिए, एज फार एज सीनियर स्पेस का ना देना, ये एक कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। कोई भी बंदा अच्छा काम करेगा वो अपनी स्पेस बना लेगा। आप पिछले 10 साल से जब से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने देखा कि जिस बंदे ने आया है जो ओरिजिनल काम लेके आया है, जो किसी और एग्जिस्टिंग डिजाइनर का छापा या उसका सस्ता भाई नहीं था या उसकी खोई हुई बहन नहीं था, वो बन गया है। सही। सो आपने अपनी स्पेस खुद बनानी होती है, कोई आपको ये नहीं कहता बेटा आ जाए आप बैठ जाए इधर। सो दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस। सो द पॉइंट इज कि ओरिजिनलिटी हैज टू बी देयर। और आपको हेल्प चाहिए, द ओनली वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इज मांगो, पूछो, जाओ किसी सीनियर के पास जाके बैठ जाओ, सर मुझे सिखा दे प्लीज। अपने ईगो के अंदर, एक क्रिएटिव फील्ड में ना ईगोज बहुत बड़े होते हैं कि नहीं हमें तो अपना काम बहुत सो आई जस्ट फील कि अगर मुझे अभी भी मेरे एक उस्ताद हैं, मैं उनके पास जाके बैठ जाता हूँ, गाजा मैंने सिखाओ। अब वो बंदे को अंग्रेजी बेशक एक लफ्ज़ नहीं आती, अब यहाँ पे लोगों को होता है आई कांट लर्न फ्रॉम हिम, यू नो ही तो मैं जाके उनसे कह देता हूं, एटीट्यूड दैट डज नॉट टेक यू एनीवेयर, वो आप वहीं स्टक रहते हो। अगर आपको ले जाए मतलब समबडी लाइक मी, मैं एक सादा सा आदमी हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं आपसे कुछ सीख सकता हूँ, अभी मैं आपसे 4 बातें सीख चुका हूँ। आपने अपने आप को ओपन टू लर्निंग रखना है हर वक्त, दैट्स द की। बिल्कुल सही। टाइम मेरे पास कम रह रहा है और मैं चाह रही हूँ कि लंदन फैशन वीक की अगर हम बात ना करें तो ये अच्छा नहीं होगा, जल्दी से कर लेते हैं। एक्साइटमेंट। हाँ, लंदन फैशन वीक जी अगेन वन ऑफ दोज थिंग्स के मेरी जिंदगी एक एक्चुअल लंदन फैशन, द एक्चुअल नॉट द देसी वाला। हाँ, ये भी एक बड़ा जरूरी पॉइंट है। बट ये कि एक वो एम्बिशन होता है कि लंदन न्यूयॉर्क वाले फैशन वीक्स जो हैं वो आपको करने की वो मिलना चाहिए मौका। अब शोन इन पेरिस इज ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। सो चक्कर ये है कि अब लंदन फैशन वीक की कंपटीशन हो रहा था, उन्होंने हमें 6 डिज़ाइंस को पाकिस्तान से सेलेक्ट करना था, तो आई एम दी ओनली मेंस वेयर डिज़ाइनर जो कि पाकिस्तान से सेलेक्ट हुआ एंड द इवेंट इज इन फरवरी, रियली एक्साइटेड अबाउट इट। सो अब उसकी 6 महीने पहले का प्रोसेस शुरू हो जाता है, सिलेक्शन होती है, आपकी स्क्रीनिंग होती है, आपको बताते हैं कि जी आपको क्या क्या चीज़ करनी है, उनके पास डिज़ाइन कंसल्टेंट्स होते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट्स होते हैं, वो आपको बताते हैं प्राइसिंग ऐसी होती है, ये होता है, वो होता है। सो अब उस पर काम हो रहा है, तो आई वांट टू मेक श्योर कि मैं, अब मुझे हर चीज़ का शौक हो रहा है, धागा ऐसा हो कि वो कभी टूट ही ना सके ना, मतलब वो हो जाए और वो फैब्रिक ऐसा बने और उसके ऊपर प्रिंट ऐसे लेयरिंग का हो। मुश्किल होता है यहाँ के फैशन वीक्स में, आपको पता होता है कि आपके कॉम्पिटिटर क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि कल्चर पता है आपको, लोगों की डिमांड पता है क्या। वेरी गुड पॉइंट। दैट इज इंटरनेशनल, जहाँ पे इंटरनेशनल डिजाइनर्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत आला पॉइंट आपने उठाया। थैंक यू। लेकिन जवाब भी दें फिर, वो नर्वसनेस है, बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा होती है। लाइक मैंने मेरे ख्याल से कम 200 स्केचेस बना लिए हैं। अच्छा। और अपने दिमाग में कम से कम 2000 मैं आइडियाज सोच चुका हूँ और उसमें से कोई 50 रिजेक्ट भी कर चुके होंगे, 20 पीस बनाने, और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आप फिर ये होता है कि आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज भी नहीं दिखा सकते। अब यहाँ पे शो करना है तो मुझे पता है कि कशीदाकारी, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ चल जाएंगी, वहाँ पे आपको कट्स के ऊपर भी काम करना है, फैब्रिकेशन के ऊपर भी काम करना है, क्वालिटी के ऊपर। अब वहाँ के जो डिजाइन कंसल्टेंट है उसने मुझे कहा जी ये चीज तो लंदन में बिक ही नहीं सकती, आप ये क्या कॉस्ट्यूम के माफ कर दो टाइम। सो वो चक्कर ये कि देन यू हैव टू डिग डीप, एंड बिकॉज मेरा हमेशा से था ही एज मुनीम नवाज का ब्रांड का था कि ये इंटरनेशनल ब्रांड होगा, सही, और ये वहां से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, ये यहाँ का ब्रांड वहां नहीं रिप्रेजेंट करेगा। वही जो मैंने शुरू में बात बोली थी कि जब भी आप जाते हैं आपके नाम के साथ हमेशा पाकिस्तान का नाम होता है, और वो बर्डन ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन एक्साइटमेंट भी आ जाती है। देखिए मैं जियोग्राफीज में टू बी वेरी ऑनेस्ट ज्यादा बिलीव नहीं करता, मुझे लगता है हम सारे इंसान एक है, और आर्ट हम सबको यूनाइट करनी चाहिए, डिवाइड नहीं करना चाहिए। चलें, गुड लक फॉर दैट, और हम बिल्कुल दुआ करेंगे आपके लिए कि आप इसमें जरूर कामयाब हों और अच्छे तरीके से जो है, आई एम श्योर लाइक हमारा फेथ तो आपके अंदर है ही, बट स्टिल दुआओं की जरूरत रहती है। सो गुड लक फॉर दिस फैशन वीकेंड थ्रू आउट योर लाइफ, बिकॉज आपके गोल्स ज्यादा हैं, और जब वो गोल्स ज्यादा हों तो फिर आप साथ साथ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और दुआएं साथ रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाजत चाहेंगे। उम्मीद है आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, बहुत कुछ जाना भी होगा। कल यानी कि मंडे को अब आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।